बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट क्या कहते हैं? FAR। ठीक है, कैफ का कौन सा सब्जेक्ट है? कैफ का कैफ 5 है। ठीक है, अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें, अगर लेट से टॉपिक्स की बात करें, तो टॉपिक इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 11 टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ लेते हैं ज़रा। पहला टॉपिक कौन सा है? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं वही पूछेगा इसके अंदर, आइए वाले। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है इसने? IS1। IS1 क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पहले पढ़ चुके हैं कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारे पास, कितने टाइप की होती हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक SOCI होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट हमने नाम पढ़े थे आईए के अंदर। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नाम पढ़े थे कि 5 स्टेटमेंट होती है हमारे पास। इसमें हम लोगों ने आईए में कौन सी पढ़ी? हम लोगों ने आईए में ये 2 पढ़ी, ये 3 अभी तक हम लोगों ने आईए में नहीं पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन अब अगर FR1 की बात करूँ तो FR1 में कौन सी बोल रहा है? FR1 में ये कौन सी टेस्ट करेगा? ये चेक करेगा SOCF, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो हमारे पास IS7 के नाम से आ रही है। ये तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का पेपर में सवाल आता है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास से एक स्टेटमेंट ऑफ वो IS1 के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है सिर्फ और सिर्फ मैं ये टेस्ट करूँगा, कैश फ्लो, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी टेस्ट करेगा। ये तकरीबन कितने मार्क्स की आती है? कोई लेट से 10 से 12 मार्क्स की चेक करी होती है। लेकिन बाकी चीज़ें अगर ये बोल रहा है कि मैं नहीं, मतलब इसने स्टेटमेंट के अंदर IS1 के अंदर इसने बोला सिर्फ और सिर्फ मैं ये टेस्ट करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आएगी। ये कहाँ पूछ सकता है? नीचे किसी और टॉपिक में पूछ ले, ये इसने अलग से पूछ लिया है। नोट्स द अकाउंट किसी न किसी जैसे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में नोट्स पूछ लेता है। मीन्स कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़ें कवर कर रहा होगा पेपर में। हमें ये नहीं सोचना कि यार ये इसने बोला कि चेंज इन इक्विटी टेस्ट करूँगा तो चेंज इन इक्विटी आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। उसके बाद कैश फ्लो का सवाल, ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास, कैश फ्लोज के नाम से। ये पेपर में कितने मार्क्स इन करवाती है हमें? 15 से 20 मार्क्स। उसके बाद सर हमारा टॉपिक है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कौन सा अकाउंट होता है? ये उसके लिए अकाउंटिंग होती है जैसे NPO के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो किस में करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। इनका मेन मकसद ये होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, जैसे अपना ICAP हो गया, वो भी कौन सा जा रहा है? वो NPO, नॉट वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मेन पर्सपेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इससे भी कितने नंबर होते हैं सर? इसके भी होते हैं कोई 15 से 20 मार्क्स। ये पेपर में आते आते हैं। ये होता है कि एक अटैम्प में आया, एक अटैम्प में कुछ और आ गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस अटैम्प में अगर ये इनकम एक्सपेंडिचर आ चुका है तो नेक्स्ट अटैम्प में चांसेस हैं कि हमारे पास कैश फ्लो चेक हो जाए। तो इस बार हमें कैश फ्लो से ज़्यादा टाइट रखना है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्या ध्यान में आ रहा है? ऐसी चीज़ जो हमें अकाउंट तो बना रहे हैं लेकिन वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। अक्सर ये होता है कि हमारे पास लेट से कुछ छोटे मोटे बिजनेस वगैरह होते हैं, उन्हें किसी ने, गवर्नमेंट ने लगा दिया कि यार आप हमें क्या बना के दिखाओ, आप हमें SOC बना के दिखाओ। अब कंप्लीट रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल बन सकती है सही तरीके से? नहीं, तो क्या करेंगे हम? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मीन्स उनके उसी जो रिकॉर्ड उनके पास, लेट से फॉर एग्जांपल यार अगर इसकी बात करूँ मैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अगर लेट से मैं किसी से कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, अगर लेट से मैं परचेज की एंट्री क्या बना रहे होते हैं हम लोग? नॉर्मली परचेज को डेबिट करते हैं, परचेजेस डेबिट होती है, और कैश या पेबल बैंक कर दो, बैंक या पेबल क्या होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। मीन्स अगर लेट से परचेजेस रिकॉर्ड, ये एंट्री अगर हमने पास नहीं की होगी लेकिन ये पेबल वाले ने, हमारा क्रेडिटर जो उसने तो रिकॉर्ड की होगी। या अगर लेट से बैंक से हम लोगों ने लिया है, पैसे खर्च करें, तो बैंक के पास तो इनवॉइस आ रही होगी लाजमी। मीन्स बैंक के पास तो माइनस हो रहा होगा ना, पैसे डेबिट आ रहा होगा। तो मीन्स हम क्या बैंक स्टेटमेंट से ये मालूम कर सकते हैं हमने कितने पैसे की परचेज करी है? तो इस तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर होंगे। उसी के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें SOCI बनानी पड़ेगी, SRC बनानी पड़ेगी। मीन्स IS1 कहाँ कम्प्लीट हो जाएगा? यहाँ चल जाएगा। ठीक है, इसका सवाल भी कितने मार्क्स का आता है? 15 से 20 मार्क्स का सवाल आता है इसका। ठीक है, उसके बाद सर फिर लिखा हुआ है जैसे इस अटैम्प्ट के अंदर उन्होंने इन दो टॉपिक्स को मिक्स करके सवाल पूछा था। मिसिंग फिगर्स दे दी थी, क्या इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल था, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर आपको आता है सही तरीके से तो भी आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते थे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट मालूम करा होता है, इसके लिए मैंने होता है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे हम लोगों ने आईए में क्या सीखा था, हम लोगों ने आईएस 2 की बात की थी, इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री हमने क्या ली थी, बनी बनाई ली थी, बनानी पड़ी थी। हमने इन्वेंट्री बनी बनाई ली थी। हम क्या करते थे, इन्वेंट्री को डेबिट करते थे, कैश पेबल क्रेडिट कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ कि जो चीज़ आप अब आप क्या करोगे, घर में मैन्युफैक्चर करोगे, मीन्स आप जो कंपनी के अंदर क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। तो उसके लिए पहले आप क्या रॉ मटेरियल लोगे, आप अलग अलग टाइप की चीज़ें लोगे, मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे, उन सबको बना के आपके लिए क्या बनेगी, आपके लिए बनी होगी इन्वेंट्री। मीन्स आप इन्वेंट्री क्या करोगे, खुद मैन्युफैक्चर करोगे। तो हम कहाँ सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सीखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये भी अक्सर तकरीबन 8 से 10 मार्क्स आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम के अंदर सवाल आया था, ये 8 से 10 मार्क्स का, ये भी करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IS 16। IS 16 जो है हमारे हम लोगों ने आईए में भी पढ़ चुके हैं। ये पहले टॉपिक जो था, ये पहले आईए में भी था, FAR 1 में भी था और FAR 2 में भी था। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, FAR 2 में से इसको ख़त्म कर दिया। डायरेक्ट सब चीज़ें कहाँ गई हैं, FAR 1 में आ गई। तो लेकिन हम लोगों ने आईए में तकरीबन इसको 60-70% पढ़ चुके हैं। बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट है हमें यहाँ कवर करना है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ वगैरह होंगी तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसका भी तकरीबन सवाल आएगा हमारे पास कोई 10 से 15 मार्क्स का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, हम स्टार्ट करेंगे आज ये टॉपिक IS 16 से। उसके बाद 8 चैप्टर जो हमारे पास वो है नॉन करंट एसिड्स सनराइज स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या करा है इन्होंने, छोटे मोटे स्टैंडर्ड डाल दिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इन्होंने डाल दिया हमारे पास IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये भी कोई 5 से 6 क्लास का टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने टॉपिक डाला है इसमें IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी कोई ऑन एवरेज 5 से 6 क्लास का टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक इन्होंने डाला है IS 23 बोरिंग कॉस्ट। ये टॉपिक पहले हमारे पास होता था FAR 1 के अंदर, लेकिन अब इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, FAR 1 में। FAR 2 में होता था पहले टॉपिक, अब इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, FAR 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। और कुछ चीज़ इसमें से ओमिट कर दी गई है। तो मीन्स अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, मीन्स FAR 2 के मुकाबले में आसान है FAR 1 के अंदर। उसके बाद IS 16 के यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये भी पहले हमारा टॉपिक होता था FAR 2 का, जिसको शिफ्ट कर दिया गया है किसके अंदर, FAR 1 के अंदर। इसमें भी टेक्निकलिटीज थोड़ी कम कर दी गई हैं। इसका सवाल भी कोई लेट से कभी आ जाए तो 10 से 12 मार्क्स आ सकता है, लेकिन ये दूसरे टॉपिक के साथ मिल के आ सकता है। अलग से आने के चांसेस थोड़े से इसके कम होते हैं, लेकिन आ भी जाता है। उसके बाद नंबर 10 टॉपिक हमारे पास है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। में रेवेन्यू जो हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, किसके हिसाब से करें। तो ये टॉपिक हमारा बना गया है IFRS के हिसाब से। बाकी स्टैंडर्ड आपके पास IS के नाम से आ रहे होंगे, नया स्टैंडर्ड है तो IFRS के हिसाब से आ रहा है। IFRS 15 जो है FAR में डाला गया है। इसके बाद का टॉपिक जो IFRS 16 वो है लीज का, वो डाला गया है FAR 2 के अंदर, जो एज कम्पेयर टू ईजी है। मीन्स अगर मैं देखूँ क्या है, IFRS 15 की बात करूँ मैं, IFRS 15 की और IFRS 16 की, तो एज कम्पेयर टू IFRS 15 IS 16 क्या है, IFRS 16 क्या आसान है, ईजी है। नहीं फिर ही पता नहीं क्यों डाला हुआ है, खैर हो गई। उसके बाद है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या करना सीखेंगे, यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे पास बन रही होंगी उनको हम क्या करेंगे, सही से प्रिपेयर करना सीखेंगे, यार सही बन भी रही है नहीं बन रही है। फिर उसको इंटरप्रेट करना है कि यार अगर लेट से हम कोई इन्वेस्टर हैं, हमको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसे, तो सामने वाली पार्टी में चेक करेंगे पहले क्या ये हमें प्रॉफिट देगी भी नहीं देगी। हम अगर लेट से किसी को लोन देते हैं, किसी को उधार दे रहे होते हैं, हम ये चेक कर रहे होते हैं सबसे पहले क्या मुझे वापस करेगा भी नहीं या नहीं करेगा, इसके बाद इतना पैसा है भी नहीं है। तो हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th चैप्टर में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेशियोज में पढ़ रहे हैं। तो कोई कुल मिला के हमारा कितने नंबर का पेपर आ रहा होगा, हमारे पास कोई 100 नंबर का पेपर बन रहा होगा। 3 घंटा आपके पास टाइम होगा। उसके लिए आज से हमें क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। हम पेपर में सवाल करना स्टार्ट करें तो वो टॉपिक करो जो ज़्यादा मार्क्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बात करी कि यार ये इनकम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वगैरह इस बार लग रहा है कि चांसेस हैं आने के, तो इसको क्या करना है, पक्की ग्रिप में लेना है आपने।
आपको लगता है कि इस बार प्रिपरेशन ऑफ इनकम इनकम रेट अकाउंट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस पर करनी है, हाथ पक्के करने हैं आपके। मैं जो टॉपिक लास्ट अटेम्प्ट में कम आए हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा तैयारी करनी है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से देख के जाना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी वाली। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिक चीज़ें हमें पता है। ओके, टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम अगर आगे कंटिन्यू करें, इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन याद है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह की? तो देखो डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, अगर मैं पीछे से लेके आऊँ थोड़ा सा, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं एसेट की डेफिनेशन। हम लोगों ने क्या करा है, IM भी डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आइए हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कोई एसेट्स की, स्टार्ट करते हैं एसेट से। ठीक है, एसेट की डेफिनेशन क्या थी? अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड द फ्यूचर बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। उसके अंदर हमने दो टाइप पढ़ी थी इसके अंदर, एक पढ़ी थी नॉन करंट एसेट्स, एक पढ़ी थी करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में दो टाइप थी हमारे पास, एक था हमारे पास टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, दूसरा कौन सा था? इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या था हमारे पास? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। और इंटेंजिबल कौन से थे? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अब FI1 के अंदर इस वाले एसेट का नाम क्या है? IAS 16। और इसका नाम क्या है सर? अभी इंटेंजिबल के अंदर ये पढ़ेंगे हम FI2 के अंदर IAS 38 इंटेंजिबल। अच्छा, अगर लेट से मैंने बोला कि नॉन के अंदर में टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूँ, टेंजिबल एसेट के लिए हमने कौन से बेस्ट एग्जांपल दी इसको? IAS 16 की। तो IAS 16 क्या बोलेगा? अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन की बात करूँ, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स आर इंटेंजिबल, आर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अच्छा, नॉन करंट एसेट जो है वो कितने टाइम के लिए होता है? वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ऐसा एसेट जो क्या दे? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या दे? मुझे फायदा दे, बेनिफिट दे। तो डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो एक जो रहे आपके पास एक साल से ऊपर, जो बेनिफिट दे आपको एक साल से ऊपर, वो क्या कहलाएगा आपके पास? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसके अलावा रेंटल टू अदर्स। मीन्स ऐसा एसेट आपके पास, ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कहाँ काम आए? प्रोडक्शन में काम आ रहा हो, जो कहाँ काम आ रहा हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहा हो, कहाँ काम आ रहा हो? एडमिन में काम आ रहा हो, कहाँ काम आ रहा हो? रेंटल टू अदर्स में काम आ रहा हो। ये क्या पढ़ा? ये क्या चीज़ है हमारे पास? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आई थिंक। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी और क्लासेस की बात की थी, तो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था इसको, कि क्लासेस कौन कौन सी? अगर लेट से पीपी की बात करें, पीपी कौन कौन से कहलाएंगे हमारे पास? लेट से हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? लैंड आ जाता है, या बिल्डिंग आ जाती है हमारे पास। ये क्या मेरे लिए? एसेट है। इसके अलावा सर हमारे पास कोई इक्विपमेंट ले लें, इक्विपमेंट मेरे लिए क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा।
इसके अलावा सर हमारे पास जो है प्लांट एंड मशीनरी आ जाए, तो वो मेरे लिए क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल आ जाए, एयरक्राफ्ट आ जाए, शिप्स आ जाए, इसके अलावा बेयरिंग प्लांट आ जाए, बेयरिंग। तो इसमें कुछ हद तक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग जो इक्विपमेंट हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, वो चीज़ें जो प्रोडक्शन में काम आए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आए, एडमिन में काम आए, रेंटल टू अदर्स में काम आए, और जिसकी लाइफ क्या हो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्या मुझे फायदा दे, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जैसे अगर लेट्स से मेरा काम इक्विपमेंट बेचना है, तो मैंने उसको प्रोडक्शन के लिए नहीं लिया, मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं लिया, मैंने तो रीसेल करने के लिए लिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो इन्वेंट्री कहलाएगी। और वो मेरे साथ वो मेरे पास 1 साल से ऊपर भी नहीं रहेगी, वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट कहलाती है हमारे पास। तो ये भी याद रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में बात करी। उसके बाद सर सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करेंगे। क्या अगर लेट्स से इनिशियली हम रिकॉग्नाइज करेंगे, किस पे करेंगे, तो इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं कि आपकी जो है आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर प्रोबेबल। आपके पास जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो क्या हो, प्रोबेबल है। एसिड की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, सोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज रिजल्ट पास्ट एंड द फ्यूचर बेनिफिट आर प्रोबेबल। मींस आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो, प्रोबेबल क्या होने के चांसेस है, फ्यूचर में बेनिफिट्स वगैरह हैं हमारे पास, तो क्या कहलाएगा, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया है। कि एक क्राइटेरिया ये है, सेकंड क्या है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। कि कॉस्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलायबली मेजर कर सकें। जिस चीज़ की कॉस्ट पता नहीं चलेगी उसको भी हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज नहीं कर सकते IS 16 के अंदर। तो आपके पास कॉस्ट रिकग्नाइज होना लाजमी है, कॉस्ट पता होना लाजमी है आपको, तो इसके अलावा फ्यूचर बेनिफिट क्या हो, प्रोबेबल हो। क्लियर है बात करने का। उसके बाद सर हमें क्या पढ़ना है, ये तो इनिशियल रिकग्निशन के लिए क्राइटेरिया देखा मैंने। अब बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट। अब इनिशियल मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर इस पॉइंट को नीचे कवर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, तो इनिशियल मेजरमेंट करते हुए मुझे क्या करना है, 3 पॉइंट को जहन में रखना है। नंबर 1 क्या है कि एसिड की कॉस्ट कितनी है। अब एसिड की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, एसिड की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है हमारे पास। हम लोग को क्या करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी कॉस्ट होगी, आपके पास क्या दे रहा होगा, लिस्ट प्राइस दे रहा होगा, तो उसमें से हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के साथ लेते हैं। माइनस करने के बाद मीन जो भी कॉस्ट होगी उसको क्या लो आप, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लेना है हमें लास्ट में हमेशा। क्लियर है बात है तक कि लेट से फॉर एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर लेट से कोई एसेट परचेज किया, एसेट परचेज करने गया मैं, उसकी लिस्ट प्राइस कर कोई चल रही है, लिस्ट प्राइस चल रही है कोई फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, कंपनी मुझे क्या दे रही है, ट्रेड डिस्काउंट देती है, ट्रेड डिस्काउंट दे रही है कितना सर, वो दे रहा है 10% का। तो मैं एसेट को किस पे रिकग्नाइज करूँ, किस पे इनिशियल मेजरमेंट करूँ, सर क्या करेंगे हम लोग, 5 लाख लेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आया सर, 50,000 रुपये। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4.5 लाख। 4.5 लाख पे क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर है बात है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा नेट ऑफ रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सर ऐसे पैसे क्या करना है, नेट ऑफ करने हैं, जैसे रिफंडेबल वगैरह। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने कोई पे किए फॉर एग्जांपल पैसे किस चीज़ के, मैंने बाहर से कोई इंपोर्ट करी मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी वालों को मैंने क्या करे, मैंने पे करे लेट से कोई सर 1 लाख रुपए,
1 लाख पे किए, जिसमें से उन्होंने मुझे क्या करा था, 1 लाख में से 80,000 रुपये क्या करे, उन्होंने बोला कि 80,000 क्या है आपके लिए नॉन रिफंडेबल है, और बाकी के 20,000 क्या है सर, रिफंडेबल है। मी से मुझे क्या मिलेंगे, वापस मिल जाएंगे मुझे 20,000 रुपये, लेकिन ये 80,000 मुझे वापस मिले होंगे, मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप बताएं मैं कौन सी चीज़ एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँ, 20,000 कैपिटलाइज करूँ या 80,000 कैपिटलाइज करूँ? नहीं, 20,000 नहीं होंगे। देखो ना यार, ये पैसे अगर लेट से 1 लाख रुपए आप डालने लगे, एसेट का पार्ट बनाने लगे, आपको पता चला कि यार 1 लाख में से 80,000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो 80,000 का बेनिफिट लोगे आप, 20,000 तो आपको वापस मिल जाएंगे ना, तो आप 20,000 का बेनिफिट ले रहे होगे ओवर द पीरियड, या नहीं ले रहे होगे? तो आप कौन सी चीज़ कैपिटलाइज करोगे, 80,000 रुपये। जो नॉन रिफंडेबल है आप क्या करोगे, उसको कैपिटलाइज करोगे। क्या आपको पता है कि आप ये चीज़ क्या करोगे, आप इसके पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे होंगे, ये नॉन रिफंडेबल में क्या होता है, ऐड हो रहा होगा। तो अगर लेट से मैंने कोई 1 लाख रुपए पे करे हैं, तो नेट ऑफ क्या करना है, नेट ऑफ रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 1 लाख में से 20,000 रुपये हटा के कितने कैपिटलाइज करोगे, 80,000 कैपिटलाइज करोगे। मीन से 4.5 लाख में आप क्या ऐड कर दोगे, 4.5 लाख में आप ऐड कर दोगे 80,000, ठीक है। उसके बाद सर ये पॉइंट हमने यहाँ कवर कर चुके हैं, रिफंड नॉन रिफंडेबल क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है हमारे पास, सेकंड चीज़ होगी हमारे पास इसके अंदर इनिशियल मेजरमेंट के अंदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो क्या हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। ये हम लोगों ने IAS 2 में भी पढ़ा था, IAS 16 में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर लेट से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी हो, एसेट को लाने के लिए हो, ना कि किसी और चीज़ के अंदर खर्चा कर रहे हैं। तो कौन सी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कौन सी हम लोग ऐड कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। इसके अलावा सर इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बोलो या चार्जेस बोलो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर लेट्स से मैंने कोई एसेट लेके आया हूँ और मैंने अगर उसको इंस्टॉल नहीं करवाया, तो चल सकता है वो, जब तक इसको रेडी टू यूज़ ना हो जाए, रेडी टू अवेलेबल इसको यूज़ नहीं हो जाए, तब तक आप क्या करोगे, सब चीज़ें कैपिटलाइज करोगे। वो चेक करनी कौन कौन चीज़ होंगी, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इसके बिना आपका एसेट जो है रेडी टू यूज़ नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा सर कोई लीगल चार्जेस हैं कि अगर जब तक आप ये पे नहीं करोगे, लीगल कॉस्ट वगैरह को पे करनी है, लीगल चार्जेस बोले, कॉस्ट बोले, वो अगर लेट से आपने पे नहीं करे, तो आप उसको कस्टमर वाले अलाउ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी आपको एसेट कैपिटलाइज करना, ये एसेट इंस्टॉल करना। तो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सर मैंने कोई अगर लेट से फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग दी है किसी बंदे को, मैंने कोई एसेट बाहर से ऐसा इंपोर्ट किया है, लेट से फॉर एग्जांपल पहले बैंक वगैरह जो होते थे वो पहले हाथ के लिखा हुआ काम चल रहा होता था, जो फाइल मेंटेन करनी थी हाथ से लिखी हुई। लेकिन अब क्या कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ी होगी हमें, जब कंप्यूटर इंस्टॉल किए होंगे, कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी होगी। तो ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या दिया है, ट्रेनिंग अगर लेट से दी है मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करूँ मैं, ट्रेनिंग कैपिटलाइज करनी चाहिए मुझे, ट्रेनिंग कैपिटलाइज कभी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर लेट से मैंने उनको काम सिखाया हो, कहीं और चले गए, हमारा गारंटी कोई है, तो वो तो मुझे इतना बेनिफिट दे ही नहीं रहे। जैसे मैंने उनको काम सिखाया, तो काम सिखाने के बाद अब मैं अगर लेट से काम सिखाऊंगा, तो मैं सैलरी मेरी कम दे रहा हूँ, लेकिन काम सीखने के बाद वाले एम्प्लॉयर को सैलरी ज़्यादा मिल रही होती है नॉर्मली। तो वो क्या करेगा, कहीं और स्विच कर जाएगा हमारे पास से, या कहीं भी जा सकता है। तो अगर ट्रेनिंग दे दी हमें, तो ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे एसेट की कॉस्ट में। इसके अलावा सर थर्ड पे क्या है हमारे पास, टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे। अगर लेट से कंपनी बिल्कुल काम नहीं होगा हमारा, अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एसेट लेके आया हूँ मैं बनाने के लिए, लेट से मेरा कोई प्रोडक्शन काम है, मैंने प्लांट इंस्टॉल कर लिया, लेट से मैं मोबाइल वगैरह मेंटेन करता हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने बोला कि कम से कम आप क्या करो, आप कम से कम 4 मोबाइल बना के दिखाओ। अगर 4 मोबाइल बना के दिखा दिए, सही हुए,
तो हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो टेस्टिंग में कॉस्ट करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला, हम खुद चेक करना चाहेंगे, मार्केट में भेजने से पहले हम खुद चेक करेंगे यार सही है भी नहीं है। तो हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट इनकर्ड करी, लेट्स से सर मैंने कोई कॉस्ट इनकर्ड करी, कोई 50,000 की कॉस्ट इनकर्ड कर रहा हूँ, मैंने 50,000 की कॉस्ट इनकर्ड करी, लेकिन 50,000 को मैंने बनाया, मैंने कहा बेहतरीन बन गए, क्या मैं इसको बेच सकता हूँ बाहर? अगर वो बिक सकता है, अगर वो बिक रहा है तो मीन्स कोई ना कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, मेरे रियल प्राइस में तो नहीं आएगा ना अभी वो। अब स्क्रैप में चलो समझे, अगर समझे क्या है स्क्रैप में कितने जा रहा है, लेट से वो जा रहा है कोई 20,000 रुपये का, तो 20,000 में से आप मतलब 50,000 पे लगे, 20 आपको मिल गया, कितने आपके पास से लग रहे हैं टोटल? 30,000 रुपये नेट जा रहे हैं आपके पास से। तो आप टेस्टिंग कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, नेट प्राइस ऐड करोगे, नेट कॉस्ट ऐड करोगे। तो कॉस्टिंग टेस्टिंग कॉस्ट में कैसे ऐड करते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप की जो वैल्यू मिल रही होगी मुझे, जो मैंने टेस्टिंग के सैंपल्स जो बनाए, सैंपल में से जो कॉस्ट आ रही होगी उसको अगर बेच के मुझे कोई पैसा मिल रहा है, अगर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है पूरी कॉस्ट क्या होगी, आप कैपिटलाइज कर दोगे। लेकिन अगर लेट्स से आपको कोई पैसा मिल रहा है अगर, तो क्या करोगे, उसमें से माइनस कर दो, जितनी भी कॉस्ट होगी आप क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दो। डन है यहाँ तक बात? नंबर थर्ड पे क्या है हमारे पास, इनिशियल मेजरमेंट के अंदर कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट एक्टिविटी कॉस्ट आ गई। थर्ड पे क्या हमारे पास, थर्ड पे हमारे पास है डिसमेल्टिंग कॉस्ट। डिसमेल्टिंग कॉस्ट ये पढ़ा ही है के अंदर, नाम सुना हुआ, नाम सुना हुआ। डिसमेल्टिंग कॉस्ट क्या होती है, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो मतलब हम पे लाजिम है इसको कैपिटलाइज करना। गवर्नमेंट ने बोला कि यार आप एक प्लांट तो लगा रहे हो, लेकिन अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज से 5 साल के बाद आपके पास यूजफुल लाइफ लेट्स से प्लांट की 5 साल है, आपको 5 साल के बाद क्या करना है, खत्म हो जाएगा, मतलब एसिड यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते फिर उसको आप मतलब आप बिजनेस बंद कर दोगे, कुछ भी करोगे, आपके पास बिजनेस 5 साल चलना है खाली, क्या उसको एसिड को वहीं लगे छोड़ना है, तो नुकसान कर सकता है। तो क्या करना है आपको, उस एसिड को दोबारा से निकालना है, मीन्स उसको क्या करना है, डिस्माइल्टिंग करना है, ठीक है। तो उस जगह को वैसे कि पहले जैसा करके देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभार क्या करते हैं, किसी अकेडमी के लिए हम कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज कर, कोई बिल्डिंग का किराया पे लेते हैं, तो बिल्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर रहे होते हैं कि हमने मालिक को बोला कि यार हम 5 साल के लिए ले रहे हैं ये हम लोग प्लांट में उठना आपकी बिल्डिंग, लेकिन 5 साल तक हम लोग में कोई मतलब एक आध रूम वगैरह चेंज कर दिया, दरवाजा चेंज कर दिया, यार यहाँ से रास्ता 2 क्लासों को 2 कमरों को तोड़ के हम लोगों ने एक रूम बना लिया, हम कर देते हैं अपनी तरफ से। तो लेकिन मालिक क्या बोलता है, 5 साल के बाद जैसा मैंने आपको दिया है अपना बैंगलोर, जैसी मैंने बिल्डिंग आपको दी है मुझे वैसी ही करवा के देना। हम उससे एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि आए बाकी हम पैसे करके देंगे। तो वो कॉस्ट कौन सी होगी, डिसमेल्टिंग होगी, कि उस जगह को पहले से करके तो अपना प्लांट वगैरह सब हटा लो, तो उस पर भी कोई ना कोई कॉस्ट इनकर्ड होगी। तो उस कॉस्ट जो होगी, लेट्स जो भी कॉस्ट आ रही होगी उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। अब वो प्रेजेंट वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कोई कॉस्ट है, अगर लेट्स से कोई मुझे अगर फॉर एग्जांपल डिस्मेंटलिंग कॉस्ट मेरी लग रही है कोई 50,000 रुपये की, कब लग रही है, आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या अगर लेट्स से मैं कैपिटलाइज कब कर रहा हूँ, मैं आज कैपिटलाइज कर रहा हूँ या आने वाले 5 साल के बाद कैपिटलाइज करूंगा, मैं देखो कैपिटलाइज करूंगा, मुझे पता है कि ये ऐसा एक्सपेंस है, ऐसा पैसा है जो देना है मुझे, मुझ पर लाइबिलिटी है समझो 50,000 रुपये की फ्यूचर में आगे। अगर मुझ पर लाइबिलिटी है फ्यूचर में 50,000 रुपये की, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कैपिटलाइज करना है इसको आज, लेकिन आज मैं इसको 50,000 रुपये नहीं करूंगा, मैं आज इसको करूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे, मीन्स इस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा मैं, डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट रेट से इसको मल्टीप्लाई करके, जिससे हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं केएमटी में हम लोगों ने पढ़ा है, उसके साथ क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग करूँगा। लेट्स से कोई भी रेट हम ले लेते हैं, तो खाली अगर मैं डिस्माइल्टिंग कॉस्ट का अगर देखें नीचे आके हम लोग तो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डिसमेल्टिंग कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी 5 साल के बाद, मेरी कॉस्ट लगेगी कोई फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये, ठीक है। तो कब लगेगी, 5 साल के बाद, मीन्स मेरे एसेट की लाइफ भी कितनी होगी, कोई 5 साल की लाइफ होगी। और मेरा रेट कितना आ रहा है सर, कोई डिस्काउंट रेट है मेरा कोई 10% का, तो मुझे इसकी डिस्काउंटिंग करनी है, तो फॉर्मूला क्या है डिस्काउंटिंग करने का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, क्या 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, पावर कितनी लगा दें, 5 लगा दें,
तो कितना अमाउंट आएगा, कैलकुलेट करो। अकाउंटिंग की क्लास है, कैलकुलेटर नहीं। सर ये कोई आ रहा है हमारे पास 31,046। इस पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मीन्स इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी सर, इसकी एंट्री पास हो रही होगी हमारे पास, टीपी को डेबिट कर रहे होंगे हम लोग, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे कितने से, 31,046 पे, 31,046 पे। दैट से मैंने कब कैपिटलाइज किया इसको, 1 जनवरी 2016 में मैंने इसको कैपिटलाइज किया। आ गया 5 साल में। अब ये 5 साल तक क्या होगा इस पे, अब ये इस पे क्या लग रहा होगा, हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा। इस पे क्या हो रही होगी, हर साल डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से, यूजफुल लाइफ के हिसाब से क्या कर रहे होंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, डन है यहाँ तक बात। इसका ट्रीटमेंट तो वैसे होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो अगर लेटर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का अगर मैं बनाऊँ कि यार हर साल कितना इंटरेस्ट आएगा, तो इस सेकेंड ईयर में 31 दिसंबर को क्या हो रही होगी, एंट्री पास हो रही होगी कोई 31 दिसंबर को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। वो कौन सा अमाउंट था, लेट से ये अमाउंट समझे कि ये अमाउंट था कोई, और 1 लाख रुपये कोई ऐड कर देंगे, 1 लाख का एसेट था और डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगी मेरी कोई 31,000। तो मैंने कैश पे किया हो कोई कितने का, 1 लाख का कैश पे किया मैंने। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल। तो सर कितने पे चार्ज हो रही होगी, 131,046 डिवाइडेड बाय 5, कितना अमाउंट आया हमारे पास, हमारा अमाउंट आ रहा है कोई 26,209, 26,209। ये क्या निकल गया, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल गया। लेकिन हमारे पास क्या, जो प्रोविजन हम लोगों ने मेंटेन किया, इस पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इसकी एंट्री के पास हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जैसे डिस्काउंटिंग जैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। उसके अलावा एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कर देंगे। तो इस कितने पे करेंगे, लेट से 31,046 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना अमाउंट हो गया सर ये आया कोई 3,105, 3,105। अगर हमें चेक करना है कि ये वाकई में ऐसा अगर आ भी रहा है पूरे, मीन्स ये जो हमारे पास 31,046 जो अमाउंट है, क्या ये 5 साल के बाद क्या ये 50,000 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट मेंटेन करेंगे। ये नॉर्मली अकाउंटिंग चलती रहेगी इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे अलग से वर्किंग करते हुए हम एक चार्ट मेंटेन करेंगे, एयर ओपनिंग का, इंटरेस्ट का, इसके अलावा क्लोजिंग। एयर वन फॉर एग्जाम्पल 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। 2020 तक हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। अमाउंट कितना टोटल मेरे पास ओपनिंग का 31,046। इस पे लगाया मैंने कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट। तो कितना आया सर मेरे पास 3,104.6। अगर मैं प्लस कर दूँ, मैं अगर मीन्स अगर 31,046 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करूँ, कितना बन गया सर ये 34,150.6। तो इसको मैंने ईयर मतलब ईयर 17 का ओपनिंग यही बैलेंस आ रहा होगा 34,150.6। इसका मैंने निकाला 10%। तो सर ये कितना आया मेरे पास 33,150.06। तो इसको भी अगर मैं इसमें प्लस कर लूँ मैं, तो कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 37,565.66। देन उसके बाद ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि 37,560, इसको 6 कर लें डायरेक्ट। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूँ कितना अमाउंट आ रहा होगा 10% पे 3,756.6। अगर मैं इस अमाउंट को इसमें प्लस कर लें हम लोग अगर, तो कितना बन गया हमारे पास 41,000, 41,000 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
31,322.6। ये 19 के ओपनिंग में कितना बैलेंस पड़ा है मेरे पास? 41,322.6। इसका निकाला मैंने 10%, तो 4,132.26। तो मल्टीप्लाई बाय मतलब प्लस कर लेना है हमने इस अमाउंट के अंदर, इसको इसमें प्लस करना है। कितना बन गया सर? मेरे पास बन गया 45,454.26। तो 45,454। अगर मैंने इसका निकाला 10% कोई, कितना आ सर? 4,545। ये आखिरी में 4 है तो इसको ओमिट कर देते हैं, वो 0.4 आ गया। तो अब अगर लेट से 0.4 को भी हम ओमिट कर रहे हैं, तो अगर इसको इसमें प्लस करें कितना बन जाएगा साल के आखिर में? पूरा 50,000। जैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही है। कंपाउंडिंग हम यही करते थे कि प्रिंसिपल होता था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होता था और 10% इंटरेस्ट होता था। हर साल क्या करता था, इंटरेस्ट प्लस हो जाता था, फिर नया अमाउंट पे क्या करता था, रेट लगता था पूरे साल। मीन्स मुझे इंटरेस्ट पे भी रेट मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, और प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता था, और मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चार्ट बना रहे होंगे। तो हर साल क्या होगा, हर साल की एंट्री पास हो रही होगी कि इंटर एक्सपेंस डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे 5 साल के बाद में अमाउंट आया, तो मेरा अमाउंट कितने का आ चुका होगा प्रोविजन का? 50,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी फिर ईयर 5 पे आके, मीन्स ईयर 2020 के अंदर, 31 दिसंबर के अंदर एंट्री पास होगी सर मेरे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, क्योंकि पैसा पे करना है मुझे। कितना आएगा? 50,000 रुपये। तो 50,000 क्या कर दिया मैंने। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट मेंटेन करेंगे डिसमेल्टिंग। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक सीखा, इनिशियल मेजरमेंट करना सीखी, इनिशियल रिकग्नाइज करना सीखा, और डेफिनेशन पर बात करी। अभी हम लोगों ने इनिशियल मेजरमेंट अगर सीखी है, तो इसका एक टोटल तीनों का मिला के हम एक सवाल कर लेते हैं अपने पास। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जिससे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट परचेज किया है, तो एसेट की फॉर एग्जांपल जो है लिस्ट प्राइस पे अगर एसेट आ रहा है मेरे पास, लिस्ट प्राइस पे मेरे पास एसेट आ रहा है कितने का सर? 3 लाख रुपए का। उसके बाद मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट वो मिल रहा है सर कोई 10% का। इसके अलावा सवाल के अंदर हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज हैं कोई फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये की, जिसमें से 30% क्या है सर, 30% जो है रिफंडेबल है। तो कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि हम लोगों को क्या करना, नेट ऑफ 30% लेना रिफंडेबल। उसके बाद हमारे पास सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही है कोई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है मेरे पास कोई 20,000 रुपये की। उसके बाद सर मैंने रास्ते की इंश्योरेंस करवाई हुई है, इंश्योरेंस कॉस्ट पे कर रहा हूँ सर मैं रास्ते की, सर लेट से वो है कोई 30,000 रुपये। इसके अलावा सर मैंने कोई टेस्टिंग कॉस्ट क्या करी, इनकर्ड करी, टेस्टिंग कॉस्ट लग रही है मेरे पास। तो टेस्टिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है सर मेरे पास? टेस्टिंग के लिए कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल कोई 80,000 रुपये, जिसमें सर मुझे स्क्रैप कितना जा रहा है, मतलब मीन जो भी मैंने बनाई है एसेट, वो मेरा कितने का जा रहा है वापस? हो जा रहा है कोई 30,000 का बिक जाएगा। तो मीन मुझे नेट कितने पैसे कैपिटलाइज करने पड़ेंगे? 50,000 कैपिटलाइज करना है। उसके बाद सर हमारे पास एक ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है, ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है लेट से कोई 60,000 रुपये की। देन उसके बाद हमने क्या इनकट करना है सर, हम लोगों को डिसमेल्टिंग कॉस्ट दिया हुआ है सवाल के अंदर, डिसमेल्टिंग कॉस्ट आ रही है हमारे पास सर, ये आ रही है कोई 64,420 से। और सर इसका डिस्काउंट रेट कितना है सर? इसका डिस्काउंट रेट है कोई हमारे पास 10% का। और सर कितने साल के बाद हमें डिसमेल्टिंग करनी है? इसको हमें डिसमेल्टिंग करना है 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद, ठीक है। तो मीन्स मेरे एसेट की यूजफुल लाइफ भी क्या होगी, तकरीबन 5 साल ही होगी, क्योंकि 5 साल बाद हमें एसेट को निकालना है मुझे,
तो ये 5 साल के बाद डिसमेंटल करना है मुझे एसेट को, तो 5 साल लाइफ होगी, तो यूजफुल लाइफ हम क्या लेते हैं एस्टिमेटेड, और लाइफ में क्या होती है एस्टिमेटेड होती है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी, यूजफुल लाइफ है कोई लाइफ है कोई इसकी 5 साल है, 5 ईयर्स। इसके अलावा सर इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू भी है हमारे पास, सर रेजिडुअल वैल्यू कोई आ रही है इसकी 50,000, 50,000। तो दोबारा से 5 साल लाइफ है और 50,000 क्या है इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो इसको हमें क्या करना है कैपिटलाइज करना है, और हमें 5 साल की क्या करनी है, हमें 5 साल की इसकी अकाउंटिंग करनी है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो रिक्वायर्ड मुझे क्या क्या चीज़ें, मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कॉस्ट मालूम करनी है मुझे, कि कॉस्ट को कैपिटलाइज कितने में करूँ मैं। इसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट मेरे पास है जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज। थर्ड पे हमारे पास है एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं मुझे। तो 3 चीज़ें मुझे बनानी है, छोटी सी चीज़ें आराम से हम कर लेंगे जल्दी से। तो सवाल को दोबारा देख लेते हैं। एसेट का लिस्ट प्राइस दी हुई है 3 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ 10,000 रुपये से, ड्यूटी एंड टैक्सेस दिए हैं 50,000, जिसमें से 30% क्या है मेरे लिए रिफंडेबल है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट है कोई 20,000 रुपये की। इंश्योरेंस कॉस्ट है रास्ते की 30,000 रुपये की। अगर ये इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मल होती है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ हर साल में, तो मेनली क्या है किसमें आ जाएगी रिपेयर मेंटेनेंस में आ जाएगी, तो वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सर टेस्टिंग के लिए मैंने कॉस्ट इनकट करी है कोई 80,000 रुपये की, जो मुझे अगर लेट्स उसको मैं बेचता हूँ तो कितने की पड़ रही है मुझे वो 30,000 की। ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी मिल रही है मुझे 60,000 पे कर रहे हैं हम लोग। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ रही है सर कुछ 64,420 से, जिसमें डिस्काउंट रेट क्या है सर इसका 10%। ये क्यों दिया हुआ है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, डन है। उसके बाद यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी 5 साल है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास 50,000। तो हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, हमें एसेट की कॉस्ट मालूम करनी है, मीन्स एसेट को कैपिटलाइज कितने पे करें हम लोग। इसके अलावा जनरल एंट्रीज मालूम करनी है, और एसओसीआई और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाना है 5 साल के। तो कर लें हम जल्दी से अगर एक। तो हम इसको ऐसा काम करते हैं, ये लंबा हो जाएगा सवाल, तो इसको हम 3 साल कर दें। तो यहाँ भी लाइफ कितनी रहेगी, 3 साल के बाद हमें क्या करना है डिसमेल्टिंग करना, डन है। तो हम इसको किस पे लेके आ गए, 3 साल पे लेके आ गए। ईयर्स क्या है मेरे पास लाइफ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन हम लोग। फिर आपके पास क्या दी हुई लिस्ट प्राइस दी हुई है एसेट की। लिस्ट प्राइस कितनी थी सर, 3 लाख की लिस्ट प्राइस थी। आपको क्या मिल रहा था, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था। ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कितने पे सर, 10% पे। तो कितना आएगा 10%, 3 लाख का 30,000। क्या करते हैं इसको माइनस कर, मीन्स कितने की, मैं अब परचेज प्राइस कितनी की पड़ रही है आपको 270 की, क्लियर है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सवाल में ये दोनों चीज़ें हो गई हैं हमारे पास। उसके बाद है ड्यूटीज एंड टैक्सेस 50,000 रुपये, जिसमें से कितने पे करने हैं मुझे 30% क्या रिफंडेबल है, तो मीन्स कितने पे करने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 50,000 का 30% क्या रिफंडेबल, 70% क्या होगा सर, 70% नॉन रिफंडेबल होगा। तो कितना बन गया सर, ये बन गया कोई 35,000, क्लियर है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करना है मुझे क्या चीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो कौन से वाले ऐड करने हैं इसमें हम लोगों को, नॉन रिफंडेबल। कितने के आ रहे हैं सर, 35,000 रुपये से रिफो आ रहे हैं। उसके बाद सर ये पॉइंट हो चुका है हमारे पास। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही है 20,000 रुपये की, और इंश्योरेंस कॉस्ट आ रही है 30,000 रुपये की। तो उसको क्या करना है, ऐड करना है मुझे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20,000 से, और सर इंश्योरेंस कॉस्ट है रास्ते की, कितनी आ रही है सर 30,000 रुपये। उसके बाद
सर टेस्टिंग कॉस्ट में पे कर रहा हूँ, अगर 80,000 की चीज़ है मेरे पास और 80,000 की कॉस्ट लगी मुझे और 30,000 मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है मेरी 50,000। तो टेस्टिंग कॉस्ट क्या कर दूँ मैं इसमें ऐड कर दूँ, टेस्टिंग के से 80,000 माइनस 30,000, तो कितने ऐड करने हैं मुझे 50,000। बात क्लियर है तक मेरी। उसके बाद सर, उसके बाद ये हो गया पॉइंट ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ी, कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस आउट करेंगे, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा, एक्सपेंस आउट करना है। ये कहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। डिसमेल्टिंग कॉस्ट कितनी आ रही है सर 64,420 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी या फ्यूचर वैल्यू, मैं कर दूँ डायरेक्ट ऐड, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है मुझे इसकी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेल्टिंग कॉस्ट सर, ये इसको हम राउंड में कर देते हैं पूरा 60,000 डन। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे चेंज करूँ इसको मैं, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1, पावर कितनी लगानी है सर, 3 साल पावर लगानी है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास ये 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3, तो कितना अमाउंट आ गया 45,079 डन। उसके बाद सर, उसके बाद हम लोगों ये पॉइंट भी कर लिया, उसके बाद रेजिडल वैल्यू आ रही है 50,000, अभी तो उसमें ऐड कर दूँ मैं रेजिडल वैल्यू। रेजिडल वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू कि आज से 3 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो ये ऐड भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक अगर मैं चेक करूँ कितने अमाउंट बन गया, तो 270 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 50 प्लस 45.079। तो ये अमाउंट बन रहा है 4,50,079। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है सर, ये अमाउंट है मेरे पास, मेरी पहले कॉस्ट बन गई है, तो इसकी अगर मैं एंट्री पास करूँ तो सर इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी सर, इसकी ईयर 1 पे क्या एंट्री पास हो रही है, मीन्स ईयर 0 पे, मतलब लेट से स्टार्ट की बात करूँ तो 1 जन 2016 पे ले आऊँ मैं, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, पीपी को डेबिट कर रहा हूँ मैं, तो कितने पे 4,50,079 पे, जिसमें से मैंने कैश कितना पे किया है और प्रोविजन फॉर डिसमेल्टिंग कितना है, प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ मैं डिसमेल्टिंग कॉस्ट का, तो कितने सारा प्रोविजन मेरे पास कोई 45,079, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा हमारे पास 4,05,000 क्या होगी मेरे लिए कॉस्ट मिल जाएगी, डन है। कैश में क्या कर रहा हूँ इतना पे कर रहा हूँ, और हम लोगों ने टेस्टिंग कॉस्ट जो है हम लोगों ने वो भी पे करनी है, तो टेस्टिंग कॉस्ट के लिए भी क्या होगा, फर्स्ट जन पे पास हो रही होगी कि टेस्टिंग वो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या कर रहे होंगे हम लोग डेबिट कर रहे होंगे, और कैश क्या कर रहे होंगे सर क्रेडिट कर रहे होंगे, तो कितने से अमाउंट आ रहा था इसका 60,000 से, तो 60,000 से क्या करना है मुझे, इसको एक्सपेंस आउट करना है। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, ये अमाउंट जाएगा पी एन एल में,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है? कब? 1 जनवरी 2016 के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आखिर में आया, मैं कब आ रहा हूँ, मैं 31 दिसंबर को आया, 31 दिसंबर तक पहुँचा मैं। 31 दिसंबर 2016 में मैं आया। मैंने एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। कितना अमाउंट है मेरे पास? 4,50,079 डिवाइड बाई 5 कर 3 कर दूँ? नहीं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस करना है। इसमें से मुझे क्या चीज़, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। कितने से आ रही थी वो? 50,000 से। तो 50,000 से क्या करूँगा मैं, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूँगा। डिवाइड कितने से कर देंगे सर हम लोग? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सर ये जो अमाउंट आया है मेरे पास, इसको इतने में करने में, तो इसे ये में क्या बन जाएगा, ये मेरे पास अमाउंट आया कोई 4,79,000 का। उसको डिवाइड बाई कितना करना है सर, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से। तो सर अमाउंट मेरे पास आ रहा है कोई 133,360, 133,360। तो ईयर 16 के अंदर ये एंट्री पास होगी, ठीक है सर। और ईयर 16 के अंदर एक और एंट्री पास हो रही होगी 31 दिसंबर 2016 के अंदर। वो एंट्री पास हो रही होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। है ना? हम चाहें तो इसका चार्ट बना सकते हैं। अगर तो हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं वैसे नीचे आके। ये वर्किंग कर रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग वर्किंग करी। ईयर आ जाएगा, ओपनिंग आएगा, इंटरेस्ट आएगा और क्लोजिंग आएगा। 2016, 2017 और 2018। अमाउंट कितना है सर मेरे पास? मेरे पास अमाउंट है 45,079, 45,079 का 10% लेना है मुझे इंटरेस्ट। तो कितना आएगा? 4,507.9। तो 45,079 का मैंने निकाला 10%, और इसमें क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो सर ये कितना बन गया मेरे पास? बन गया 49,586.9। तो मेरे लिए ईयर 17 का स्टार्टिंग में क्या होगा, ये होगा कि 49,586.9। इसका निकाला था मैंने 10%, तो सर कितना आया मेरे पास? ये 4,959। लाइक राउंड ऑफ कर लें हम लोग। तो अब मैं अगर इसमें प्लस कर दूँ इस अमाउंट को, तो कितना बन गया था? ये बन गया 54,545.9 हो गया। उसके बाद 54,545.5 का लिया सर मैंने कितना परसेंट? 5% और 10%। तो कितना आया? 5,455 हो जाएगा सर ये, अगर राउंड ऑफ करें तो। अगर हम लोग या 4.5 ही कर लेते हैं पूरा इसको, ठीक है। तो अगर पूरा राउंड ऑफ की वजह से मसला आ रहा है, तो बाकी कितना बन जाएगा सर? अगर इसमें इसको प्लस कर लें हम लोग, इसको इसमें प्लस कर लें, तो बन जाएगा पूरा 60,000, ठीक है। क्योंकि 0.5 का मसला आ रहा है, तो 0.5 का मसला ऑमिट कर देते हैं। 0.5 को हम लोग, ये ओरिजिनल अमाउंट जो था वो है 4.5 का, तो 4.5 ले लेते हैं पूरा, तो बन जाएगा कितना? 60,000, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, अक्सर कैपिटलाइज करेंगे। तो पैसा कितना अमाउंट आ रहा है सर मेरे पास? 4,507.9। तो 4,507
0.9 से हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे प्रोविजन, ठीक है। अगर शॉर्ट वर्किंग करनी हो तो क्या करेंगे, 45,079 मल्टीप्लाई बाय 10% डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। अगर 1 साल की मांगे, 3 साल की मांगे तो चार्ट बना लो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो ईयर 17 की भी एंट्री क्या बन रही होगी, सेम बन रही होगी। ईयर 16 की भी एंट्री क्या बन रही होगी, सेम बन रही होगी। तो हम एंट्री बना लेते हैं। 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने का अमाउंट आ रहा है सर, ये अमाउंट सेम आ रहा होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हम कर रहे हैं, तो अमाउंट सेम आएगा 133,360 133,360 133,360। तो ये अमाउंट सर कहाँ पे आ रहा होगा, 31 दिसंबर 2018 में भी आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर रहे होंगे हम लोग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर रहे होंगे, सर क्रेडिट कर रहे होंगे 133,360 133,360। क्लियर बात यहाँ तक। और एक और एंट्री बन रही होगी यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 के अंदर कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट क्रेडिट। कितने अमाउंट से सर, 4,959 4,959 से क्या कर रहे होंगे, हम डेबिट कर देंगे और प्रोविजन क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। क्लियर बात है तो मेरी। यहाँ भी एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर रहे होंगे हम लोग, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या कर रहे हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। कितने से सर, 5,454.5 5,454.5 5,454.5 से क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। मेरे पास इसके बाद ईयर 18 के ऊपर 3 साल लाइफ थी तो रेजिडुअल वैल्यू बची होगी। तो उसमें पीपी कितने का बचा होगा आपके पास, पीपी बचा होगा कोई आपके पास 50,000 रुपये का, जो रेजिडुअल वैल्यू आई होगी वही बची होगी। उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है 50,000 से। कैश क्या मिल जाएगा, मुझे कैश मिल रहा होगा 50,000 रुपये का, 50,000 क्या करना, डेबिट कर दिया मुझे कब, 31 दिसंबर को ये 2018 के अंदर। और एक एंट्री पास हो जाएगी, प्रोविजन जो अकाउंट हो रहा होगा कितने का लाइबिलिटी हो चुकी होगी आप पे, वो लाइबिलिटी हो चुकी होगी पूरी पूरी 60,000 रुपये की। तो 60,000 क्या करना है आपको, डेबिट करने। 60,000 आपने डेबिट करे और कैश क्रेडिट किया कितने सर आपने, 60,000। क्लियर है बात तक। अगर हम लोग जल्दी से इसका बना लें SOCI भी SOFC भी सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसके SOCI के एक्सट्रैक्ट्स। दो हजार 18 2017 2016, ठीक है। और यहाँ बना लेते हैं हम लोग इसके SOFC के एक्सट्रैक्ट्स। तो 2000 अगर इसका बात करें तो कोई इनकम वगैरह तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास एक, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और एक 2016 के लिए मेरे पास एक एक्सपेंस है, कौन सा, ट्रेनिंग कॉस्ट का, जिसके हम लोग एंट्री बना चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं ट्रेनिंग कॉस्ट दूँ कितनी से आ रही है, 16 के अंदर 60,000 रुपये से। तो 60,000 से एक्सपेंस था मेरा ये, तो 60,000 से क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस चार्ज करते हैं 60,000 से। डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ रहा है, 133,360। तो 130,360 से अमाउंट यहाँ भी आ रहा है, 133,360 से अमाउंट यहाँ भी आ रहा है, और 133,360 से अमाउंट यहाँ भी आ रहा है। क्लियर है बात मेरी। इंटरेस्ट एक्सपेंस की कॉस्ट जो है हर साल अलग अलग आ रही है। पहले साल कितनी आ रही है, 4,507.9 4,507.9 ये एक्सपेंस आ गया। सेकेंड साल कितना है, 4,959 4,959। ईयर लास्ट वाले कितना आ रहा है हमारे पास, लास्ट वाले का अमाउंट रहा है 5,454.5 5,454.5। और ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी, फिर एक दफ़ा कैपिटलाइज हो रही होगी, एक्सपेंस आउट हो रही होगी। तो यहाँ की टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। एसएफ में क्या आ रहा होगा हमारे पास, एसेट आ रहा होगा, वही अमाउंट चल रहा हो 2018 2017 और 2016
16 एसेट्स आ रहे होंगे आपके पास। कौन से एसेट होंगे आपके? नॉन करंट एसेट आ रहा होगा आपके पास। नॉन करंट में कौन सा आ रहा होगा? पीपी आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। अगर पीपी की हम लोग अकाउंटिंग करें तो 2016 की मैं बात करूँ, 2016 में मेरी कॉस्ट कितनी आ रही थी सर मेरे पास कोई? सर कॉस्ट आ रही थी मेरे पास कोई एसेट की 4,50,079। अमाउंट कितना है पास? 4,50,079। इसमें से माइनस कर दूँ मैं इस साल की डेप्रिसिएशन 133,360, तो कितना अमाउंट आया मेरे पास? अमाउंट आया मेरे पास कोई 3,16,719। तो ईयर 17 के अंदर बात करूँ, 2017 के अंदर, तो अमाउंट कितना आ रहा होगा? 3,16,719 माइनस 133,360। तो अमाउंट में बताया 133,359। और 18 के अंदर ये एसेट ईयर एंड आके बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी डैश। आप बोल रहे हो कि आप बोल 2018 के अंदर अमाउंट आ रहा है कि 183.359 में से माइनस कर रहे हो आप कितना? आपने बोला 133,360 माइनस किया तो अमाउंट आया कोई 50,000 का। ठीक है, 50,000 का अमाउंट बोल रहे हैं। 50,000 का अमाउंट क्या हो रहा है? एसिड 18 में एंड लिख भी तो रहा है, तो ये अमाउंट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? एसिड में पास खत्म हो गया। इसके अलावा एक चीज़ आ रही होगी नीचे हमारे पास, वो किस चीज़ के नाम से आ रही होगी? आपके पास अमाउंट आ रहा होगा यहाँ पे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के नाम से। तो इक्विटी को, अभी इक्विटी की बात नहीं करें, हम लाइबिलिटी की बात करें। लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी की मैं बात करूँ तो प्रोविजन का अमाउंट आ रहा होगा, प्रोविजन फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट। तो इसका हम लोग बना चुके हैं चार्ट। ये पहले साल कितनी आ रही होगी सर? 18 में तो मेरे पास पूरा अमाउंट नहीं हो चुका होगा पे करके। हमारे पास 17 में अमाउंट आ रहा है हमारे पास कोई, ये अमाउंट है 54,000 का। तो 54,545.9 और 16 कितना आ रहा है? 49,568, 49,568.9। ये हमने बनाया तो सीआई का स्टैक और एसएफटी का स्टैक, वही जनरल एंट्रीज। ये हमने छोटा सवाल किया है हमने, तो इसको दोबारा से करें आप लोग। इसके अलावा छोटा सा सवाल है ये। इस छोटे सवाल के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ा है अच्छा खासा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको यहाँ से ख़त्म करके एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग कॉस्ट विच कंपनी इज लायबल टू पे। सर वो है कोई लेट से 15,000 रुपये की, ठीक है, एट डिस्काउंट। सर डिस्काउंट रेट आपके पास है कोई फॉर एग्जांपल 8% का। आपको क्या करना है सर? जो चीज़ कैपिटलाइज हो रही है कैपिटलाइज करेंगे, जो एक्सपेंस आउट हो रही है उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। तो इसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड क्या है सर? इसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड है सर, मुझे रिक्वायर्ड है वही कॉस्ट को कैपिटलाइज करनी है, नंबर 1। नंबर 2 पे सर हम लोग क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इस नंबर 3 पे एसओसीआई और एसओएफए का एक्सट्रैक्ट बना के लेके आना है। ये सवाल आप लोगों ने खुद करना है, सवाल एक दफ़ा दोबारा से गौर से देख लें। इसके अलावा इसकी जो लाइफ है, तो लाइफ जो है वो है एस्टिमेटेड 4 साल, 4 ईयर्स। तो 4 साल के हिसाब से करना है हमें इस सवाल को। और सवाल ये आपके सामने, रिक्वायरमेंट आपके सामने, तो ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।